हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर सामने है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की बुक वसंत भाग 3 से चौथा चैप्टर भगवान के डाकिए। ये एक कविता है भगवान के डाकिए। इसका एक्सप्लेनेशन, भावार्थ, व्याख्या आज मैं आपको कराऊंगी। तो जो बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। कैसे लगानी है? लाइक का बटन दबाकर और एक प्यारा सा कमेंट करके। अब तो सभी बच्चे को पता चल गया है ना कि दुर्गा पाल मैम की क्लास में अटेंडेंस कैसे लगती है। एक अच्छा सा कमेंट करना होता है और जिस बच्चे ने पहले अच्छा सा कमेंट किया आज उसका कमेंट यहाँ पर शो करने की बारी है, जो कि वीडियो के लास्ट में किया जाएगा। तो चलते हैं हम क्लास 8 वसंत भाग 3 से चौथा चैप्टर भगवान के डाके का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पोएम लिखी हुई है। चलते हैं हम इसकी लाइन टू लाइन व्याख्या करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कौन कौन? एक पक्षी और एक बादल। ये दोनों भगवान के क्या हैं? डाकिए हैं। डाकिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश लेके जाता है, कोई सामान, कोई पार्सल लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे डाकिया कहते हैं। जो एक महादेश से, ये एक बड़े देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। तो कवि कहता है कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। वे संदेश देते हैं, हमारे लिए संदेश लेके आते हैं, मैसेज लेकर के आते हैं कि हमें किसी भी भौगोलिक सीमा में बंधकर नहीं रहना है। भौगोलिक सीमा मतलब एक देश की जो बाउंड्री होती है उसने में नहीं रहना है। सारे देश मित्र हैं, इसका कहने का मतलब है। कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि ये पक्षी और बादल किसी देश की सीमा में बंधकर नहीं रहते हैं। आपने देखा है कभी भी कोई भी पक्षी है कहीं से भी उड़कर कहीं भी चला जाता है ना पक्षी, तो उसे तो कोई बंदिश नहीं है कि इस सीमा में रहना है, यहीं तक रहना है। उसे तो नहीं पता एक देश खत्म हो रहा है और दूसरा देश शुरू हो रहा है। ऐसा किसी पक्षी को नहीं पता, ऐसा किसी बादल को भी नहीं पता। वो दोनों तो उड़ते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं और बादल भी उड़ते हैं, एक देश को लांघकर दूसरे देश में चले जाते हैं। तो उनके लिए देशों की सीमाओं की कोई भी बांधा नहीं है। ये एक देश से दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के चले जाते हैं। परंतु हम उनसे कभी भी ये संदेश ग्रहण नहीं करते। इसमें लिखा है कि हमें तो समझ में नहीं आता वो क्या लेकर आए हैं, संदेश कौन सा संदेश लेकर आए हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हमें उनकी लाए हुए संदेश समझ में नहीं आते हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। जबकि उन्हें कौन पढ़ता है? उन्हें प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, ये उनके संदेश को अच्छे से समझ लेते हैं। उनके संदेश को अच्छी तरह वो जानते भी हैं। कौन? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। क्यों जानते हैं? क्योंकि पक्षी इन सभी पर निर्भय होकर बिना डरे पेड़ पर बैठेंगे, पौधे पे बैठेंगे, पानी पिएंगे, पहाड़ पर बैठेंगे। तो यहीं बैठेगा पक्षी, हमारे कंधे पे तो आकर बैठेगा नहीं, तो इन्हीं चीज़ों पर आकर के बैठेगा। इसलिए यही चीज़ें उनके संदेश को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। बादल बरसते हैं, पक्षी और बादलों से यह सभी नवजीवन पाते हैं। बादल बरस जाते हैं तो पक्षी और बादल, इन दो से पेड़ों को, पौधों को, पानी, पहाड़, इन सबको नया जीवन मिलता है। क्योंकि बादल बरसेगा तो पानी देगा, ठीक है, तो वो नदी में पानी जाएगा, पहाड़ों के ऊपर पानी जाएगा, पेड़ों पर जाएगा, पौधों पर जाएगा वो पानी, उनसे नया जीवन मिलेगा उनको। और जो पक्षी हैं वो क्या लेकर आएंगे? वो बीज लेकर आएंगे अपने साथ, या खुशबू लेकर आएंगे, पेड़ पौधों की, फूलों की खुशबू अपने साथ उड़ा कर लाएंगे, बीज उड़ा कर के लाएंगे और उन बीजों को जहाँ भी वो गिराएंगे वहीं पे नया फूल पैदा हो जाएगा। तो इसलिए यही उनकी संदेश को पहचानते हैं अच्छी तरह से। आगे कवि कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पक्षी और बादल बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में
भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उनके इस आने और जाने से हम दूसरे देशों की खुशबू और गंध, महक का परीक्षण करते हैं, हमें पता चलता है। हमें तो सिर्फ इतना पता चलता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज रही है, खुशबू भेज रही है, पक्षी और बादलों के रास्ते वो खुशबू भेजती है। और वह सौरभ, सौरभ का मतलब है खुशबू, सौरभ का मतलब भी खुशबू है और सुगंध का मतलब भी खुशबू है। तो एक देश दूसरे देश को अपनी खुशबू भेजता है और यही खुशबू हवा में तैरती है और पक्षियों के पंखों पर तिरता है। यानी कि ये जो खुशबू है ये पक्षियों के पंखों पर बैठ करके एक देश से दूसरे देश आ जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर आता है। और आपको पता है कि बादल कैसे बनते हैं? बादल पानी से बनते हैं। वो पानी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है ना। समुद्र का पानी जब सूरज की गर्मी में वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो वो बादल बन जाता है और उसके बाद जब वो बरसता है तो वापस से पानी और वापस से समुद्र में वही पानी चला जाता है। तो जो पानी भाप बन के ऊपर गया है वही पानी बादल बन गया है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। मतलब किस देश के समुद्र का पानी उठा होगा, ऊपर भाप बन के गया होगा और वो बादल चलते चलते दूसरे देश में आ गए और वहां जाके बरस गए। तो इस देश का पानी इस देश में आके बरसा। तो इस तरह से बादल ने ये काम किया कि वहां के पानी को लाकर दूसरी जगह पर बरसाया है। तो बादल क्या हो गए? हमारे डाकिये हो गए। एक देश का पानी दूसरे देश में जाकर के गिरता है। और इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है इसके कवि? रामधारी सिंह दिनकर। नाम दिया हुआ है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये इसके कवि हैं। अब बात उठती है प्रसंग की। प्रसंग मैं हमेशा लास्ट में इसलिए बताती हूँ आपको कविता एक्सप्लेन करने के बाद, ताकि आपको याद रहे। मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मैं आपको प्रसंग का बहुत ही सरल तरीका समझा देती हूँ। प्रसंग में सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। अपनी किताब का नाम, क्या नाम है आपकी किताब का? वसंत बाग 3, ठीक। और कविता का नाम, क्या नाम है कविता का? भगवान के डाकिये, ठीक है। और उसके कवि का नाम, और कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो हम क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिये। शीर्षक अगर आपको लिखना नहीं आता, आप लिखिए इस कविता का नाम है भगवान के डाकिये। इस कविता के रचयिता, रचयिता नहीं लिख सकते हैं तो साफ साफ लिखिए कवि। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, या फिर शब्द आपके भी हो सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रसंग की 3 मेन मुख्य बातें। और चौथी बात जो आप प्रसंग में देते हैं, अंतिम लाइन, वो ये होती है कि इस कविता में कवि ने हमें पक्षी और बादलों के विषय में बताया है कि वो एक देश से दूसरे देश संदेश लेकर जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रसंग कंप्लीट। इसके बाद अगर आप व्याख्या लिखते हैं, जैसे मैंने समझाई है व्याख्या आप लिखते हैं, तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे नंबर। तो ये थी आज की कविता। और कविता के बाद मैं क्या करती हूँ, अंत में आपको एक बार से रिकैप दे देती हूँ। फटाफट से पूरी व्याख्या पढ़कर सुना देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपके सामने है, ये आपके सामने कविता है और मैं जल्दी से व्याख्या पढ़ देती हूँ। इसकी व्याख्या क्या बनेगी? पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। तो कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। वे संदेश देते हैं कि हमें किसी भौगोलिक सीमा में बंधकर नहीं रहना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि ये पक्षी और बादल किसी देश की सीमा में बंधकर नहीं रहते हैं। ये एक देश से दूसरे देश बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भय के आते जाते रहते हैं। लेकिन हम उनसे कभी भी ये संदेश ले नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो कैसा संदेश लाए, हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं। जबकि प्रकृति में स्थित जो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ हैं वो इनके संदेश को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। पक्षी इन सभी पर, पेड़ों पर, पौधों पर, पानी पर, पहाड़ों पर, इन सब पर निडर होकर बैठते हैं, उड़ते हैं। बादल बरसते हैं, पक्षी और बादलों से ये सभी नया जीवन
प्राप्त करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कवि कहता है कि वो कौन सा संदेश लेके आए हैं ये हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये जो पक्षी हैं और बादल हैं वो एक देश की खुशबू को लेकर आते हैं और दूसरे देश में वो खुशबू छोड़ते हैं। वो जो सुगंध वो लेकर आते हैं वो हवा में तैरती है खुशबू और दूसरे देश में पहुंच जाती है। पक्षियों के पंखों पर बैठ करके वो खुशबू आती है और एक देश का पानी भाप बन करके दूसरे देश में बरसता है। हमें इतना पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि पक्षी खुशबू लेकर आए हैं और बादल जो है वो पानी लेकर के आए, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं पता है। बाकी जो कुछ पता है वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ों को पता है। तो इस सेकेंड जो दूसरा पैराग्राफ है इसका अर्थ फटाफट से रिकैप में, पक्षी और बादल बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। उनके इस आवागमन से, आने जाने से हम दूसरे देशों की गंध सुगंध ये सब महसूस करते हैं। हवा में उड़ते पक्षियों के साथ साथ दूसरे देशों की खुशबू भी हम तक पहुंचती है, अर्थात दूसरे देशों के बारे में हमें पता चलता है। इसी तरह एक देश का पानी सूरज की किरणों से भाप बनकर बादल का रूप ले लेता है और फिर जाकर दूसरे देश में वो बरस जाता है। तो इसका मतलब यह है कि पक्षी और बादलों की तरह हमें भी मिलजुल कर आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तो ये थी भगवान के डाकिए कविता की व्याख्या। जिस बच्चे ने क्लास को ध्यान से सुना होगा उसे पूरी व्याख्या समझ में आ गई होगी, है ना। संजू, मंजू, अंजू, टीना, मीना, राजू, राहुल सबको समझ में आ गई। नाम सही लिए मैंने? अगर गलत नाम लिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका। चलिए, तो ये सब व्याख्या आपको समझ में आ गई। तो क्या करना है अब आपको, अभी तक अपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो लाइक का बटन दबा के अटेंडेंस लगाइए और अपना नाम भी लिखिए अटेंडेंस में। और अगर आपने अटेंडेंस लगा दी है तो फिर क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चीटिंग मत करना, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी विश करती रहूँगी, हे भगवान जी मेरे सब्सक्राइबर को फुल मार्क्स मिल जाए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो विश आपको नहीं लगेगी ना। और क्या करना है, अंत में बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपकी वीडियो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब एक जो मैंने वादा किया था वो वादा मैं पूरा कर लूँ। ये कमेंट है सुपर श्रेष्ठा 07 का। हेलो मैम, मैं प्रख्यात, हाउ आर यू मैम। तो प्रख्यात, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो। और ये बच्चा मेरा पुराना स्टूडेंट है, हम लोगों ने कई साल एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा और मैंने पढ़ाया है। तो इसी की तरह और भी कई स्टूडेंट होंगे जो मेरी वीडियो को देखते होंगे। तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार प्रख्यात को, और इसी तरह से जो प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे उनका कमेंट यहाँ पर वीडियो के लास्ट में जरूर पढ़ा जाएगा। तो चलते हैं अब अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.